नमस्कार मित्रों, मैं रमनदीप खंडा आपका MKH वीडियो सीरीज़ के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो के अंदर हम कर रहे थे जैव विकास के जो प्रमाण मिले हैं वो कर रहे थे। प्रथम एक जो प्रमाण है वो हमने कर लिया था, उसको हमने क्या नाम दिया था, योजक कड़ियाँ। ठीक है, योजक कड़ी हमने पढ़ ली। उसके बाद है समजात व समवर्ती अंग। समजात व समवर्ती अंग। पहले है समजात अंग। क्या है समजात? जात का मतलब होता है समान जाति, यानी कि विभिन्न जीवों के अंदर पाए जाने वाले अंग हैं। विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले अंग जिनकी उत्पत्ति और उद्भव तो क्या है, समान है, और संरचना क्या है, समान है। यानी कि इनकी संरचना भी समान होगी, उत्पत्ति भी समान होगी, उद्भव समान होगा, पर इनके कार्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इस बात को समझिए, जैव विकास हो रहा है, ठीक है। कोई जीव है, उसके अंदर एक अंग बना, ठीक है, एक अंग क्या हो गया, बन गया। तो एक अंग बनने के पश्चात जैसे ही दूसरी जाति बनी, जैसे क्या बनी, दूसरी जाति बनी, तो उस दूसरी जाति के अंदर ये अंग किस रूप में काम में लिया जा रहा है। जैसे चमगादड़ के पंख, चमगादड़ पक्षी नहीं है, वो एक स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है वे जीव जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, वे क्या होते हैं, स्तनधारी। तो उसके जो पंख हैं और जो मनुष्य के हाथ हैं, कुत्ते के आगे वाले पैर हैं, वो सब के सब क्या है, समझाता हूँ। क्योंकि इनके अंदर इनकी संरचना है वो क्या होती है, समान होती है। जबकि मनुष्य ने अपने हाथों को वस्तुओं को पकड़ने या फिर कार्य करने के लिए क्या किया, प्रयुक्त किया, जबकि चमगादड़ ने उसी अंग को उड़ने के लिए क्या किया, प्रयुक्त किया, और कुत्ते ने अपने उन्हीं पैरों को, उन्हीं जो वो संरचना थे, उन अंगों को चलने के लिए प्रयुक्त किया। ये क्या है, समजात अंग। विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले वे अंग जिनकी उत्पत्ति उद्भव क्या है, संरचना समान होते हैं, पर कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, कुत्ते के अग्रपाद मतलब आगे वाले हाथ, मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख। चमगादड़ के पंख थोड़ी संरचना देख लेते हैं। ठीक है, समझे इसको। क्या है, यह है कुत्ते के हाथ जो आगे वाले पैर, यह है मनुष्य के हाथ और यह है चमगादड़ के पंख। अब आपको कि सर ये कौन से पंख आ गए, इसके अंदर जो हड्डियां होती हैं ये वो हैं, इसके अंदर इस तरह से क्या होते हैं, बीच के अंदर फाइबर्स इस तरह से होते हैं,
एक चमड़ी का एक बहुत ज़्यादा पतला सा पट होता है। ठीक है, समझा गया अब आपको। ये जो हड्डी होती है इसे कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ये भी क्या है? ह्यूमरस। ये हड्डी होती है रेडियस। रेडियस। ये जो हड्डी है इसे कहते हैं अल्ना। क्या कहते हैं? अल्ना। यहाँ पर होते हैं कार्पल। 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 ये होते हैं मेटाकार्पल, यानी जो अंगुली है ना, अंगुली, एक तो ये वाली अस्थियाँ होती हैं यहाँ पर, ये होती है कार्पल, और ये जो हड्डियाँ होती है इन्हें कहते हैं मेटाकार्प। क्या कहते हैं? मेटाकार्प। यहाँ पर भी सेम है, कार्पल और क्या पाई जा रही है? मेटाकार्पल पाई जा रही हैं। संरचना क्या है बताओ इन सभी की? संरचना समान है तीनों की। संरचना क्या है इन तीनों की? समान है, पर इनके काम है, जो कार्य हैं वो क्या है? अलग अलग हैं। ये कौन से अंग हैं? समझाता। ठीक है, जीवों के अंदर जब लक्षण क्या हुए, बदल रहे थे, तो इन्हीं अंगों को बार बार क्या किया गया? उपयुक्त में लाया गया, लेकिन इनके जो कार्य हैं वो कार्य क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब हम करेंगे समवर्ती अंग। कौन से अंग? समवर्ती अंग। समवर्ती अंग वे होते हैं जिनकी संरचना तो क्या होती है? अलग अलग, पर कार्य क्या होते हैं? एक समान होते हैं। समवर्ती अंग कौन से होते हैं? वे अंग जिनकी संरचना या उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वे कार्य क्या हो? समान हो। इसका मतलब क्या है? मतलब समझिए इनका मतलब कि जब जैव विकास हो रहा है, जब जैव विकास हो रहा था, तब जीवों के अंदर एक ही कार्य को करने के लिए भिन्न भिन्न उसकी जो संरचना थी उसकी संरचना क्या होती गई? अलग अलग होती गई। ठीक है, उन अंगों को क्या कहते हैं? अपने समवर्ती अंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पक्षी के पंख, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख। अभी चमगादड़ के पंख की संरचना हमने तो देखी थी अभी अभी, आपको पता है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, जबकि कीट के पंख किस तरह से होते हैं? आपने मक्खी वगैरह को देखा होगा, ये इस प्रकार से होते हैं, लेकिन थोड़े क्या होते हैं? ये पारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं? हल्के से पारदर्शी होते हैं। और पक्षी के पंख, पक्षी के पंख ये फरों से ढके हुए होते हैं। क्या होते हैं? फरों से ढके हुए होते हैं। ये किसके पंख हैं? पक्षी के पंख। इसकी संरचना, कीट के पंखों की संरचना और चमगादड़ के पंखों की जो संरचना है वो क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, लेकिन इनके जो कार्य हैं वो कार्य क्या है? एक समान है। पक्षी भी उड़ने का काम करते हैं, कीट भी उड़ने का काम करते हैं, और चमगादड़ भी उड़ने का क्या करते हैं? काम करते हैं।
ठीक है, आपको पता लगा होगा। उसके बाद है जीवाश्मीय प्रमाण। क्या है जीवाश्मीय प्रमाण? क्या हमने कभी डायनासोर देखा है? नहीं देखा। क्या हमने डायनासोर देखा है कभी? नहीं देखा। तो हमें डायनासोर के बारे में पता कैसे लगता है? उसके जीवाश्मों से। सर्वप्रथम बात है जीवाश्म होते क्या हैं। जीवाश्मीय प्रमाण, जीवाश्म किसे कहते हैं? कि कुछ जीव, वे जीव जो कि अब पृथ्वी पर क्या नहीं है, मौजूद नहीं हैं, और उनके जो अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं, जो कि अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। अवसादी चट्टानों में चट्टानें 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। अवसादी चट्टानों में हर एक प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। आग्नेय चट्टानों में नहीं मिलती, न ही कायांतरित चट्टानों में मिलती है। जीवाश्मीय प्रमाण अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। और जीवाश्म क्या है? ये जीवों के अवशेष हैं जो कि कहाँ से प्राप्त होते हैं? मिट्टी से प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। तो अब क्या है, जैसे डायनासोर, क्या अब वर्तमान में पृथ्वी पर पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। एक पादप है राइनिया। राइनिया जो पादप है वर्तमान में पृथ्वी पर नहीं पाया जाता, परंतु इसका क्या मिला है? हमें जीवाश्म मिला है। क्या मिला है? इसका जीवाश्म मिला है। और जीवाश्म से पता क्या चलता है? जीवाश्म से देखो ये पता लगता है कि प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीव कैसे थे, कि जीव कैसे थे, भौगोलिक वातावरण कैसा रहा होगा, भौगोलिक वातावरण कैसा रहा होगा, हमें इनकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और कुछ कुछ जीवाश्म है वो किनका उदाहरण भी है? योजक कड़ियों का उदाहरण है। हमें जो इनके जो जीवाश्म मिले हैं, हम उनकी जो शारीरिक संरचना के बारे में देखते हैं तो हमें वहाँ से पता लगता है कि हाँ अच्छा इस तरह के उस समय जीव थे। तो वहाँ से जो आज वर्तमान के अंदर जो जीव है, यानी कि प्रिमिटिव या जो प्राचीन जीव हैं, उससे एडवांस जीव कैसे बने हैं, तो हम उनकी संरचना को देखकर और अपनी संरचना को देखकर बीच के अंदर डिफरेंस लगाकर, अंतर लगाकर, और अपने जीवों के क्रम की हम पता कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से होंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया जीवाश्म क्या होते हैं। अब जीवाश्मों का निर्माण कैसे होता है? जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है? निर्माण किस प्रकार से होता है? देखिए, मान लो किसी जगह पर क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र है। और समुद्र के पास, समुद्र के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? सीप पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? सीप। अब समुद्र क्या कर रहा है, या फिर जो नदियाँ क्या कर रही हैं? नदियाँ समुद्र के अंदर मिल रही हैं। और नदियाँ जब पहाड़ों से उतरती हैं तो अपने साथ क्या लाती है? तलछट जमा करके लाती है, उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। और जब ये उपजाऊ मिट्टी समुद्र के आसपास जब आती है तो ये डेल्टाई भाग बनाते हैं। क्या बनाती है? नदियाँ डेल्टा, मतलब पूरे के पूरे भाग में फैल जाती है, डेल्टा बना देती है। इस तरह से पेटा बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर जो अवसादी मिट्टी है या इसके साथ जो कंकड़ पत्थर हैं वो आ रहे हैं, और समुद्र के पास पाए जा रहे हैं सीप। और इन सीप के ऊपर क्या आगे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और मिट्टी उसके ऊपर बनना क्या होगी? स्टार्ट हो गई। एक बात समझ लीजिए, जीवाश्म बनने की जो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा क्या है? धीमी है। क्या है? बहुत ज़्यादा धीमी है। कई करोड़ों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं इसको बनने में। और यहाँ पर क्या है? जीवाश्म हमें किस किस रूप में मिलते हैं? जीवाश्म चट्टानों के रूप में भी मिलते हैं। किसके रूप में? चट्टानों के रूप में। दूसरा है चट्टानों पर छाप मिली होती है। कई बार चट्टानों की
क्या होती है, चट्टानों पर छाप होती है। कैसे? मान लो यहाँ पर कोई इस तरह से कोई जीव है, ये जीव मिट्टी के अंदर क्या हुआ, दब गया मिट्टी के अंदर। अब अधिक दाब के कारण जो मिट्टी है, मिट्टी क्या बन जाएगी, चट्टान बन जाएगी। बहुत टाइम के बाद मिट्टी क्या बन जाएगी, चट्टान का रूप धारण कर लेगी। अब ये तो चट्टान के बीच में आ गया, ये तो किसके रूप में आएगा, कई तो चट्टानों के रूप में मिलते हैं, और कई के क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं किसी जीव के, वो तो क्या किए जाते हैं, किसी यानी कि जो ये कार्बनिक पदार्थ ये क्या हो जाते हैं, अपघटित, मतलब टूट जाते हैं। दीमक वगैरह इनको खा जाती है, दीमक वगैरह यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं भूगर्भ ताप के कारण। और जो इनकी जो छाप है, इनकी जो क्या है, छाप है, वो किन पर छपी रह जाती है, चट्टानों पर छपी रह जाती है। एक इस रूप में क्या मिलते हैं, हमें जीवाश्म मिलते हैं। तो हम कर रहे थे किस तरह से जीवाश्म बने। ये जीव हैं, ये सीप वगैरह हैं, इसके ऊपर क्या हो गए, चट्टान वगैरह आ गई, चट्टान वगैरह आ गई थी, और मिट्टी वगैरह भी आ गई थी, दब गए, ठीक है। और इसके ऊपर नदियाँ वगैरह आती गई, लहरें वगैरह आती गई, और ये मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा गहरे भाग के अंदर क्या हो गए, चले गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा दब गए, ऊपर इसके मिट्टी वगैरह और परतें बन गई। अब क्या होगा, इसके आसपास कोई और दूसरा जीव मरा, और वो इसके कहाँ ऊपर गिर गया, इसके ऊपर भी क्या होगा, मिट्टी वगैरह आ जाएगी, परत वगैरह चढ़ती चली जाएगी। अब बहुत टाइम बीत गया। अगर इसकी खुदाई की जाती है, कालांतर में क्या की जाती है, खुदाई की जाती है। अब खुदाई की जाती है तो यहाँ पर कोई जीव निकला, हमें पता लगा कि यहाँ पर तो ये जीव है, इसके कुछ क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो हो सकता है इस स्थान पर और नीचे क्या जाएं, अवशेष मिले, तो और नीचे जाएंगे तो हमें कुछ और ज़्यादा जीव मिलते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, जीवाश्मों का निर्माण होता है। और जीवाश्म हमें ज़्यादातर उन्हीं जीवों के देखने को मिलते हैं जो कि उस काल के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं आगे, क्या, विकास के चरण। क्या है, विकास के चरण। कुछ ये थ्योरी है, हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं और उसके बाद अपना जो लेसन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर कुछ एक पेज आ रहा होगा, हम उसको साथ साथ पढ़ते हैं। हमने जीवाश्मों को पढ़ लिया, अब विकास के चरण देखते हैं किस तरह से विकास के चरण को देखा जा सकता है। अब यह है कि मान लीजिए हमारे पास जटिल अंग भी हैं और सरल अंग भी हैं, ठीक है, जटिल अंग भी हैं और सरल अंग भी हैं। तो अब उनका उपयोग, अब उनका चयन, अब यानी कि हमें चुनना है कौन सा अंग हमें चाहिए। अब उनका चयन किस प्रकार से होगा, यहाँ लिख रखा है। उदाहरण के लिए आँख का चयन उसकी उपयोगिता के आधार पर होता है, तो वे डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा किस प्रकार संभव है। कह रहा है कि यदि आँख का चयन यानी कि जो भाग हम उपयोग कर रहे हैं वही भाग ज़्यादा क्या होगा, विकसित होगा, ये सत्य भी है, ठीक है। तो ये डीएनए में परिवर्तन किस प्रकार होगा, वो करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ है। अब ऐसे नहीं है कि धीरे धीरे ही यानी एकदम से परिवर्तन हुआ, नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे से हुआ है। यानी कि पहले आँख छोटी थी, अब हमें आँख चाहिए, हमने आँख का उपयोग ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया, हमने आँखों को फाड़ फाड़ के देखना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी आँखों का साइज़ क्या होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब ऐसे नहीं कि हम रोज़ अपनी आँखें फाड़ फाड़ के देखें तो हमारी आँखें बड़ी हो जाएगी, नहीं, ये धीरे धीरे, बहुत इसको टाइम लगेगा। 12, 15, 20 पीढ़ियों के बाद शायद आपकी जो पीढ़ियाँ हैं उसकी जो आँखें थोड़ी बड़ी हो, ठीक है। परंतु बीच में परिवर्तन किस प्रकार चयनित होते हैं, इसके लिए अनेक संभावित स्पष्टीकरण है। एक बीच का चरण, जैसे कि अल्पवर्धित आँख, यानी कि किसी की आँख क्या है, कम क्या है, बड़ी हैं, या कम उसकी आँख विकसित है, किसी सीमा तक उपयोगी हो सकती है। यह योग्यता को लाभ के लिए प्राप्त हो सकता है। वास्तव में पंख की तरह आँख भी एक व्यापक अनुकूलन है।
अनुकूलन का मतलब होता है जीवों द्वारा बाहरी वातावरण के अनुसार जीने के लिए शरीर में कुछ विशेषताएं या अंगों का उत्पन्न किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। जैसे पक्षी है, पक्षी क्या करते हैं, पक्षियों को उड़ने के लिए पंख चाहिए थे, निगाहें रखने के लिए अपने एरिया पर क्या चाहिए थे, पंख चाहिए थे, तो उन्होंने पंखों का क्या किया, विकास करना प्रारंभ कर दिया। यह कीटों में भी पाई जाती है। उसी प्रकार ऑक्टोपस तथा कशेरुकी में भी आँख की संरचना इन सभी जीवों में भिन्न है। जैसे मनुष्य की आँख, क्या मनुष्य की आँख चील की निगाहों या आँखों के साथ मेल खाती है? क्या उसके संरचना में समान है? नहीं। क्या हमारी आँखें घोड़े, कुत्ते, बिल्ली या अन्य जीवों के साथ मेल खाती है? नहीं खाती। उनकी जो आँखें हैं, हमारी जो आँखें हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्या है, अंतर है। आपने अर्जुन का नाम सुना होगा, गुडाकेश उसे कहते हैं। उसे उसकी अपनी निद्रा पर क्या था, कंट्रोल किया हुआ था, नियंत्रण किया हुआ था। साथ ही एक परिवर्तन जो गुण के लिए उपयोगी है, कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कोई एक अंग अगर हमने किसी एक कार्य के लिए उपयोग में लेके हम, यानी कि अनुकूलन विकसित हुआ है, तो ऐसे नहीं कि उससे एक ही कार्य किया जाएगा, उससे अनेक कार्य भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं पंखों की, पक्षियों में जो पंख हैं वो उनके ऊष्मारोधन का कार्य भी करते हैं। ऊष्मारोधन का तात्पर्य है उनकी जो ऊष्मा को शरीर से बाहर नहीं जाने देते। उदाहरण के लिए जो संभवतः ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। मतलब कि पंख जो है वो सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, सिर्फ और शरीर को गर्म रखने के लिए भी क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। बाद में संभवतः पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। डायनासोर सरीसृप थे, अतः हम अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित हैं। अभी में हमने किया था आर्कियोप्टेरिस से। सरीसृप और जो ये पक्षी हैं वो एवीज आपस में बहुत ज़्यादा क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। यहाँ इसका उल्लेख करना रोचक होगा कि बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प से विकसित हों, यानी कि जो जीव हमें एक जैसे देखने को मिल रहे हैं, क्या पता उनका जो जनक, यानी कि जहाँ से वो विकसित हुई हो, वो जो उनका मेन है वो क्या हो, एक ही हो, जहाँ से क्या है वो विकसित हुई है। यह सत्य है कि जीवाश्म में अंगों की संरचना का विवेचन हमें अनुमान लगाने में सहायक हो सकता है कि विकासीय संबंध कितना पीछे जा सकता है। क्या इस प्रक्रम के उदाहरण उपलब्ध हैं? अब ये कह रहा है कि क्या जो हमारे पास जीवाश्म है, क्या हम उनसे विकास की अवधारणा को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं? क्या हमारे पास इसके उदाहरण हैं? हाँ, हमारे पास इसके कुछ उदाहरण हैं। कौन कौन से? जंगली गोभी। क्या है? जंगली गोभी। आपकी स्क्रीन पर गोभी के कुछ आपके चित्र आए होंगे, आप इन्हें ध्यान से देखिए। 2000 वर्ष पूर्व से मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा इसके चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित की। सिर्फ एक गोभी के द्वारा उसने विभिन्न प्रकार की गोभियों को क्या किया, विकसित किया। परंतु यह प्राकृतिक वरण न होकर कृत्रिम चयन है। मतलब कि इसको जो ये अब ये गोभी का उगना है, ये अब प्राकृतिक वरण नहीं है, यानी कि प्रकृति ने इसका चुनाव नहीं किया। ये क्या है, कृत्रिम रूप से है, यानी कि हमने आर्टिफिशियल रूप से क्या किया, इसको तैयार किया है। ठीक है, कुछ किसान इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे पत्ता गोभी का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? पत्ता गोभी का विकास हुआ, जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि रोकना चाहते थे, अतः ब्रोकोली विकसित हुई। यह भी एक गोभी का प्रकार है। क्या हुई? ब्रोकोली विकसित हुई। अथवा बंदे पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुई। जो बंदे पुष्प थे, बंदे का मतलब जिनमें परागण या जिनके जनन भाग विकसित नहीं होते, उनसे क्या विकसित हुई? फूल गोभी विकसित हुई। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया, अतः गांठ गोभी विकसित हुई। कौन सी गोभी? गांठ गोभी विकसित हुई। कुछ ने केवल चौड़ी पत्ती को ही पसंद किया, अथवा
केल नामक सब्जी का विकास हुआ। यानी कि जिन जिन भागों को हमने उगाया वो उन भागों से क्या हुआ, अनेक प्रकार के जो हमें प्रजाति या स्पीशीज़ वो देखने को मिली। कुछ ने केवल पत्तियों को पसंद किया तो केल नामक सब्जी का विकास हुआ। यदि मनुष्य ने स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो क्या हम कभी ऐसा सोच सकते थे कि उपरोक्त सभी जनक समान जनक से विकसित हुई। ठीक है, यहाँ पर यह है कि क्या विभिन्न स्पीशीज़ की जनक एक हो सकता है। हाँ, हो सकता है। विकास से संबंध खोजने का एक अन्य तरीका उस मौलिक परिकल्पना पर निर्भर करता है जिससे हमने प्रारंभ किया था। यह वह विचार है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। मैंने आपको बताया था जाति, उद्भव, जैव विकास आदि एक ही बात है। इसके अंदर सर्वप्रथम बात क्या है, डीएनए के अंदर जो वातावरणीय जो परिवर्तन होता है वो क्रमिक रूप से होता है, जिससे नई जाति का क्या होता है, विकास होता है। यदि यह सत्य है तो विभिन्न स्पीशीज के डीएनए की संरचना की तुलना में हम सीधे ही इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इन स्पीशीज के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या क्या और कितने परिवर्तन आए। ठीक है मित्रों, अब अपना जो ये चैप्टर है, जो लेसन है वो क्या होता है, कवर होता है, क्लियर होता है। इसके प्रश्न उत्तर आपको भेज दिए जाएंगे और अगली वीडियो के अंदर हम एक नए लेसन के साथ, एक नए अध्याय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।